जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए समझते हैं। परावर्तन, सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर वापस आ जाना। परावर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज से टकराकर वापस हो जाना, उसे बोलते हैं परावर्तन। अब इसमें होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना, इस चीज को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। चलिए समझते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा, और इधर से कोई प्रकाश आया, प्रकाश टकराएगा यहाँ पे, यहाँ से टकराने के बाद वो प्रकाश इस माध्यम में न जाकर इस माध्यम में चला जाएगा। प्रकाश की किरण आई इधर से, इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट पर टकराकर इधर की ओर चली गई। इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर मोटरसाइकिल खड़ी होती है, धूप में मोटरसाइकिल खड़ी होती है और हम कहीं ठंड में बैठे होते हैं, तो जो मोटरसाइकिल का शीशा होता है, मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है उससे सूरज की किरणें टकरा के हमारी आंखों पे लगती है। कभी कभी चकाचौंध लग जाता है शीशे का, तो किसी से बोलते हैं कि शीशे को पहली तरफ को कर ले, या खुद ही जाकर पहली तरफ को कर लेते हैं उस शीशे को, ताकि चकाचौंध ना लगे। तो जो हमारे चेहरे पे जो पड़ रहा है, वो प्रकाश जो पड़ रहा है, वो किसके कारण पड़ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के कारण पड़ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये प्रकाश आया, प्रकाश इस पॉइंट पर टकराया, मतलब दर्पण पर टकराया, दर्पण पर टकराने के बाद वो इस माध्यम में चला जाता है। इधर से आया, इस पॉइंट पर टकराया, इस टकरा के इधर की ओर चला गया। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से, चिकने माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अब समझिए, जैसे यहाँ पे टकराया, उसके बाद अगर यहाँ पे एक लंब डाल दें, यहाँ पे एक लंब डाल दें इस तरीके से, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो हो जाएगा ये वाला भाग, एक हो जाएगा ये वाला भाग। समझिए, एक तो हो जाएगा ये वाला भाग और एक हो जाएगा ये वाला भाग। इसे बोलते हैं आई, इसे बोलेंगे हम आर। अब समझिए, ये जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जो इससे टकराकर इधर परावर्तित हुई है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो लंब डाला है हमने, इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, और इसे बोलेंगे हम आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण से बना हुआ कोण है। ये वाला जो कोण है ऐसे आया और ऐसे गया, इसे इधर वाला कोण जो है, ये वाला सिस्टम, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आर जो है, यहां से इतना वाला कोण जो है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब ध्यान से समझिए, इसे बोलेंगे आपतित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ये दर्पण है, इसे इसके बीच में एक लंब डालेंगे, जिसे बोलेंगे हम अभिलंब। अभिलंब, और ये वाला कोण को बोलेंगे आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही होता है परावर्तन का नियम। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाली किरण और ये वाली किरण, तथा अभिलंब, 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 तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल है ये दर्पण, तल ही मानेंगे हम इसे, एक ही तल में होते हैं। दोबारा समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दर्पण है, इसे तल मान लेते हैं, तो इसे बोलेंगे तल। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर रहता है। कहने का मतलब ये है कि आई वाला जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। सपोज कीजिए कि ये है 30 अंश, आई बराबर है 30 अंश, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा। ये परावर्तन कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर पानी भरा होता है, खेत में जब पानी लगाते हैं, कहीं पे पानी भरा होता है, तो उसमें जो बैटरी मारते हैं पानी देखने के लिए, अगर कहाँ का पानी पहुंच गया है, तो उसमें पानी से टकरा कर रोशनी परावर्तित होती है। और कहीं सामने पेड़ खड़े होंगे तो उन पेड़ों पे जाकर दिखाई देगा प्रकाश। मारोगे तुम धरती पे, बैटरी टॉर्च जो होती है मारोगे धरती पे, लेकिन प्रकाश का परावर्तन होकर पानी से टकरा कर वो पेड़ों पे, पेड़ जो मेड़ा लगा होता है सफेद के पेड़ का, उस पर दिखाई देता है। आई होप आप भी कुछ समझ में आ रहा होगा इससे, परावर्तन।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे समझेंगे। चलिए अब समझते हैं आगे दर्पण के बारे में। दर्पण जिसे हम शीशा, आईना, मिरर भी कहते हैं। तो दो लाइन है कि जिंदगी भर फूल ही भिजवाओगी या किसी दिन खुद भी मिलने आओगी। जिंदगी भर फूल ही भिजवाओगी या किसी दिन खुद भी मिलने आओगी। पहरेदारों से बचूंगा कब तक, यार एक दिन तुम मुझे मरवाओगी। और खुद को आईने में कम देखा करो, एक दिन सूरजमुखी बन जाओगी। चलिए अब देखते हैं दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण कोई कांच है, जैसे मान लीजिए कोई कांच की पट्टी है इस तरीके से, इस पर किसी भी साइड हम जब पेंट कर देते हैं, पेंट का मतलब है इस तरीके से हम पेंट कर देते हैं। अब ये पेंट ये नहीं होता है कि जो किवाड़ वाला पेंट है या कलई वाला जो पेंट है वो पेंट हो, वो वाला पेंट नहीं होता, ये अलग होता है। ये होता है AgNO3। AgNO3 का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया जाता है या एल्युमिनियम का लेप लगाया जाता है। AgNO3 इसमें चांदी होता है। जो बहुत अच्छे वाले शीशे होते हैं, जो बहुत अच्छे वाले दर्पण होते हैं, उनमें चांदी का लेप करा जाता है। बहुत हाई क्वालिटी के जो राजा महाराजा के दरबार में लगे होते थे शीशे, उनमें चांदी का लेप लगा हुआ होता था। लेकिन आज क्या 10 रुपए का भी शीशा मिल जाता है, 10 रुपए का भी दर्पण मिल जाता है वो देखने वाला, तो उसके पीछे जो एक पेंट लगा होता है वो एल्युमिनियम का लगा हुआ होता है। वो पेंट होता है एल्युमिनियम का लगा हुआ। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का पेंट लगा दिया जाता है। तो इधर साइड में तो पेंट लग गया, इधर वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो उसकी इमेज इसमें दिखाई देगी। आपके समझ में आ रहा होगा कि इधर की साइड में अगर पेंट कर दिया तो इस जो इंसान यहाँ पे खड़ा है उस इंसान की इमेज इसमें दिखाई देगी। तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। पेंट किस चीज का लगा होता है, या तो चांदी के लेप कर दीजिए या एल्युमिनियम के लेप कर दीजिए। चांदी के लेप करोगे तो बहुत अच्छा चेहरा दिखाई देगा, एकदम मस्त वाला। एल्युमिनियम के लेप करोगे थोड़ा भद्दा दिखाई देगा। अब समझते हैं, ये इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण वही होता है जो हमारे घरों में यूज होता है, जो मतलब मुंह धुलने के काम आता है, मतलब जो मुंह धुलने वाला सिस्टम होता है शहरों में, उस पर लगा देते हैं। घर में जो मांग काटने के लिए लगा देते हैं, चेहरा देखने के लिए लगा देते हैं, वो होता है समतल दर्पण। अब समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण किताब में पढ़ने के लिए आता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण तो एक नई चीज आ जाती है, क्योंकि हम तो समतल दर्पण का यूज करते हैं ज्यादातर घर में। गोलीय दर्पण समझिए कि जैसे कोई गोला है, और गोला कम बनना, अंडा ज्यादा बनना है। जैसे ये गोला है, मान लीजिए गोला है नहीं, लेकिन समझिए फिर भी। अरे यार, ये गोला है, ये कांच की बॉल है एक प्रकार से। मान लीजिए ये कांच की बॉल है, और इस कांच की बॉल को मैं अगर बीच में से ऐसे काट दूं ऐसे करके, तो मान लीजिए ये वाला जो भाग है, ये वाला इधर वाला भाग, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला भाग ऐसा मान लीजिए, ये ए भाग है, ये बी भाग है, तो ये मैंने ए वाला भाग ले लिया, इस तरफ का भाग। और मैं इसकी साइड में यहाँ पे अगर लेप कर दूं इस तरीके से, एल्युमिनियम या चांदी का लेप कर दूं, तो ये वाला तो पेंट वाला सिस्टम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगी, पॉलिश। और इधर से क्या है, ये वाला जो सिस्टम है इधर वाला, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये इसका परावर्तक तल बन जाएगा। परावर्तक तल का मतलब है कि इसमें हम मुंह देख सकते हैं। अगर मुंह देखना चाहें मुंह देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे इधर, जैसे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु रख दी, जैसे ये बॉक्स रख दिया तो इस बॉक्स दिखाई देगा, और कुछ भी रख दिया जैसे XYZ, कुछ भी रखेंगे वो दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा। तो इसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब है जिसका उठा हुआ भाग मुंह देखने का काम करे। साधारण समझो, जिसका उठा हुआ भाग मुंह देखने का काम करे, उसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। अब समझिए कि ये बी वाला भाग ले लीजिए, ये बी वाला भाग है कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो अंदर की ओर करा था पॉलिश, इसमें बाहर की ओर पॉलिश कर दीजिए। यहाँ पे जब यहाँ पे पॉलिश कर देंगे, ये होती है एल्युमिनियम की या चांदी की पॉलिश हो जाती है इधर की ओर। तो ये वाला जो धसा हुआ भाग है, ये वाला जो सिस्टम है, इसमें कोई भी चीज अगर यहाँ पे रखेंगे, जैसे कोई भी चीज रखेंगे, जब किसी भी इंसान को यहाँ पे रखो या कुछ भी चीज रखो, तो वो क्या, वो इसमें दिखाई देगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जिसका उठा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है या किसी भी चीज को देखने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका धसा हुआ भाग किसी भी चीज को दिखाने का या देखने का काम करता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब समझिए, ये उठा हुआ भाग देखो, उसे उठा हुआ और उसे उत्तल दर्पण, उसे उठा हुआ और उसे उत्तल दर्पण। और ये तुम याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण धसा हुआ भाग जो परावर्तक का काम करता है।
परावर्तन का काम करता है। समतल दर्पण के बारे में आप समझ ही गए। एक कोई कांच लीजिए, उसके एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आपने देख लिया कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण क्या होता है, और समझते हैं कि उनके उपयोग कहाँ होते हैं, यूज कहाँ का होता है। सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का यूज पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप समझिए जैसे पानी में पनडुब्बी होती है, ये पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, तो इसमें क्या है, एक इस तरीके से एक पाइप बाहर निकाला जाता है और इस पाइप का मुंह ऐसे बाहर की ओर होता है, इस तरीके से। ये पनडुब्बी पानी में है, ये पूरी पनडुब्बी पानी में है, तो यहाँ पे क्या है, एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है जो 45 डिग्री पर लगता है। 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण यहाँ लगा दिया जाता है, जो भी क्या होता है 45 डिग्री पर झुका होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, तो वो इंसान इस पेरिस्कोप से ऐसे निकालेगा इसे ऊपर की ओर और देखेगा। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बनने के बाद वो परावर्तन के नियम के द्वारा यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बनेगा तो दिखाई दे जाएगा आदमी को कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई प्लेन है या आदमी है या हम पे कोई हमला करने वाला है, जो भी चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। और इसमें जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, उसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। कितने अंश पे होता है, 45 अंश पे होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो नीचे सुरंग होती है, हमारे फौजी जो गड्ढे में रहते हैं, जैसे कोई गड्ढा है, क्या समझिए, जैसे कोई गड्ढा है ये, या इसमें कोई फौजी है, जैसे इसमें कोई फौजी है ये, ठीक, इसमें फौजी है, तो यहाँ पे दुश्मन है कोई इस जगह पे, तो वो क्या करेगा, एक इस तरीके का बना यंत्र लेगा, इसे ही पेरिस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे एक शीशा लगा होता है, वो इसमें से देख लेगा, यहाँ से इसे देख लेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस शीशे में बनेगा, इस शीशे में बनेगा, और इस शीशे का प्रतिबिंब, एक शीशा यहाँ पे लगा होता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो ये फौजी इसमें देख लेगा कि यहाँ पे कौन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि समतल दर्पण का यूज कहाँ हो रहा है। दूसरा होता है चेहरा देखने में। समतल दर्पण का यूज चेहरा देखने में करते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर लोग करते हैं, आंख नाक कान के, जो आंख नाक कान जो चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो वो किस चीज़ का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं। अब देखिए जो बाइक की हेडलाइट बनी होती है, बाइक की हेडलाइट मतलब है जो बाइक होती है उसकी जो आगे वाली लाइट होती है, जिसमें पीली रोशनी जड़ती है, उसे हेडलाइट बोलते हैं। उसमें जो शीशा लगा होता है, वो जो कांच होता है, वो होता है अवतल दर्पण। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, यह उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वाहनों के साइड में लगा होता है, जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के साइड में एक शीशा लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि पीछे कौन सी सवारी आ रही है, ये देखने के लिए, तो वो होता है उत्तल दर्पण। सड़कों पर लाइट लैंप लगा होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें क्या है, एक पीली रोशनी का लैंप लगा होता है बहुत बड़ा। अब तो व्हाइट रोशनी का एलईडी बल्ब वाला लगा होता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस लगा होता है। और इसका यूज जो होता है, जैसे कोई मोड़ होता है, उस मोड़ पे आने वाली सवारी का जो प्रतिबिंब दिखाने के लिए कि सामने से कौन सी सवारी आ रही है या साइड से कौन सी सवारी आ रही है, इसका यूज वहाँ पे भी होता है बड़े बड़े शहरों में। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इससे ये सीधी रेखा जाती है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, पूरी लाइन को, ये लाइन जो जाती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होता है जहाँ खत्म होती है, और यहाँ पे जो ये वाली जो स्थान होता है इधर का, इसे बोलते हैं हम अनंत, अनंत दूरी। इसे क्या बोलेंगे, अनंत दूरी। इसी तरीके से ये मुख्य अक्ष जहाँ पे खत्म होता है इधर की साइड, उसे भी क्या बोलते हैं, अनंत दूरी। यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं P, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं हम F, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं हम C। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हम बनाना होता है तो उसके लिए कुछ किरण आरेख खींचते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कोई वस्तु यहाँ रखी है और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींची इस तरीके से। तो जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी है, ये वस्तु, हम वस्तु को यहाँ पे तीर से दिखाते हैं। इसकी पहली शर्त होती है कि इससे जो पहली किरण जाएगी, जो रेखा जाएगी, वो सीधे इस दर्पण पर टकरा के वो रेखा इस तरीके से फोकस दूरी से होते हुए आएगी। दोबारा समझिए, ये कोई वस्तु है, इसे लिख देते हैं वस्तु। वस्तु के जो ऊपर वाला जो तीर का निशान होता है, यहाँ से एक किरण चलती है इस तरीके से, और वो टकरा के फोकस दूरी जो होती है, जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होता है F, इससे टकरा के और वो इधर की ओर चली जाती है इस तरीके से। अच्छा, दूसरी किरण जो आती है वो भी हमारी फोकस से जाएगी इस तरीके से, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस तरीके से आएगी, वो फोकस से होकर जाएगी, ऐसा आएगी, और वो भी टकरा के ऐसा आएगी, ऐसे जाके
इस तरीके से इस पॉइंट पर टकरा कर और इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो रेखा, ये वाली जो रेखा और ये वाली जो रेखा है, यहाँ पे ये काटती है इस बिंदु पे। इस बिंदु पे क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है और प्रतिबिंब को इस तरीके से दर्शाते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दोबारा समझिए, कोई वस्तु है, इससे एक रेखा चली इस तरीके से, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराती हुई वो सीधे इधर चली गई। दूसरी रेखा इसी पॉइंट से चलेगी, इसी पॉइंट से चलती हुई वो भी एफ से गुजरेगी, लेकिन एफ से गुजरने के बाद वो इस जगह पर टकराएगी। इस जगह पर टकराने के बाद वो इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो आपको और अच्छे समझ में आएगा, जो मेले में जो लेजर लाइट की मिलती है, लेजर लाइट जो मिलती है एक बिंदी मात्रा उसमें रोशनी होती है, उस लाइट को अगर यहाँ पे रखें इस तरीके से और लाइट जलाएं तो लाइट की रोशनी यहाँ टकरा के इधर को जाएगी, समझे आप। और उसी लाइट को अगर इतना थोड़ा सा ऐसे झुका के और इस पॉइंट से गुजारने की कोशिश करें तो इस पॉइंट से जाकर यहाँ से टकरा कर वो लाइट ऐसे जाएगी। अब जहाँ पे ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, मान लो एक प्रकार समझने के लिए, जहाँ पे टकराएगी वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे मैं आपको समझाऊंगा। आपने अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आरेख तो देख लिया होगा। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो किरण आरेख बनता है वो कैसे बनता है। जैसे ये कोई कांच है और इस कांच के इधर साइड में ये हमने पेंट कर दिया, और ये पेंट होता है एल्युमिनियम का या चांदी का। ये इधर से पेंट कर दिया तो ये वाला जो साइड है ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तन तल बन जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसमें वही प्रक्रिया होती है, ये पूरी लाइन होती है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसे बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो एफ और सी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है, इसमें इधर ना लिख के इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पे है ये एफ और यहाँ पे सी। वस्तु इसमें इधर की ओर रखी जाएगी, ये वस्तु है, यहाँ से कोई किरण आरेख चलेगी इस तरीके से। अब वो किरण आरेख क्या है, यहाँ इस बिंदु से टकरा के और वो इस तरीके से चली जाएगी, मतलब परावर्तन हो जाएगा। अगर उस जो इधर को गई है, ये वाली जो रेखा इधर को गई है, अगर इसे एक डैश डैश करके मिलाया जाए तो ये इस तरीके से कुछ फोकस पे आके मिलेगी। दोबारा समझिए, जैसे कोई वस्तु है, उससे कोई किरण चली, वो किरण कहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, और यहाँ से टकराने की क्या बात है, परावर्तित हो जाएगी। अब परावर्तित होने से क्या होगा कि यहाँ से अगर आभासी रूप में एक ऐसे डैश डैश खींची जाए तो वो फोकस दूरी तक जाएगी। ये बिंदु है पी, यानी ध्रुव पोल। दूसरी देखिए, अगर दूसरी किरण क्या है, यहाँ से चली यहाँ तक आई। अब क्या है कि ये किरण यहाँ से इससे टकराने के बाद क्या है, जैसे ये आई यहाँ पे से, इससे टकरा के वापस पीछे को लौट जाएगी। और इसे हम अगर धीरे धीरे डैश डैश करके इस तरीके से बकरते त्रिज्या तक गुजारे, यहाँ तक इस पॉइंट ऐसे गुजारे इसे, तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पे आकर मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। दोबारा से समझिए, ये अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण बनता है, जो धसा हुआ भाग होता है उसकी ओर पॉलिश कर दो तो ये उठा हुआ भाग जो क्या परावर्तक बन जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन करने वाला बन जाता है, परावर्तन तल बन जाता है। कोई वस्तु है, इस वस्तु से ये रेखा जाएगी, यहाँ से दर्पण पर टकराएगी, दर्पण पर टकराने के बाद ये इस तरीके से चली जाएगी। और इसे अगर हम आभासी रूप में इधर की ओर डैश डैश से मिला में, तो ये बिंदु जो है एफ, ये इस पे आकर पॉइंट पर टच होगी। दूसरी रेखा चलेगी, दूसरी किरण चलेगी, वो इस दर्पण पर यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, वो पीछे अपनी दिशा में चली जाएगी लौट के। अगर इसको आकर डैश डैश ऐसे मिलाया जाए तो ये कुछ यहाँ पे आकर टच होगी। तो जहाँ पे दोनों बिंदु टच होते हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो वहीं पे क्या है, ये क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब बन जाता है, ये बनता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। बात ध्यान से और समझिए, आप लिखना कैसा है, परीक्षा में कैसे लिखते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बी, वस्तु दे दी कोई, और यहाँ पे ए डैश बी डैश। परीक्षा में ऐसे लिखते हैं कि जैसे माना M1, ये मान लीजिए M2। M1 और M2 एक दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष ये लाइन है, कोई भी लाइन, इसे मान लीजिए एक्स वाई, जिसका अक्ष एक्स वाई है। एक वस्तु है जिसका नाम ए बी है, इससे एक किरण आरेख चलती है जो बिंदु डी पे टकराती है। डी पे टकराने के बाद वो ऊपर की ओर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसे आभासी रूप में अगर एक लाइन खींची जाए तो वो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। उसी तरीके से वस्तु ए बी से एक किरण चलती है जो दर्पण पर टकरा के वापस अपनी दिशा में लौट आती है। अगर इसे आभासी रूप में डैश डैश करके मिलाएं और करते त्रिज्या तक ले जाएं तो ये रेखा एक दूसरे को बिंदु बी डैश पे काटती है, और यहीं पे अगर एक तीर ऐसे खींच दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। जो हम सवाल करते हैं तो प्लस माइनस का बहुत झंझट रहता है। चलिए अब समझते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जो
परावर्तन होता है उसके कुछ नियम के अनुसार एक फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u। इस फॉर्मूले में क्या क्या होता है कि कभी b माइनस में आ जाएगा, कभी u माइनस में आ जाएगा, कभी f माइनस में आ जाएगा, कभी प्लस में रखते हैं, कभी माइनस में रखते हैं। तो इस चीज़ को ये किस तरीके से समझ में आती है, इसके लिए एक चिन्ह परिपाटी होता है, उसके जरिए से क्या हमें पता चल जाता है कि जो b होता है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, u प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले समझिए, ये कोई दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, ये लाइन मुख्य अक्ष हो गई, ये बिंदु F हो गया, ये बिंदु C हो गया। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। इधर वाली साइड जो होती है उसे बोलते हैं बाईं साइड, बाईं तरफ या लेफ्ट। इधर वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम दाईं साइड, दायां पक्ष, दायां तरफ, राइट। इधर वाली जितनी भी दूरी होती है, या u हो, b हो, f हो, इधर क्या क्या चीज आ सकती है, f, c, u और b। ये सारी चीजें इधर की प्लस में रहती हैं। आई समझ में आपके? इधर जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो f आ जाए, c आ जाए, u आ जाए, v आ जाए, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वो क्या होंगी, वो माइनस में लगेंगे सब चीज। आई समझ में? बाईं तरफ वाली चीज माइनस में और प्लस, मतलब दाईं तरफ वाली प्लस में लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल आ जाए, जैसे इसकी फोकस दूरी 10, इसकी वक्रता त्रिज्या 20, कोई और प्रतिबिंब बनना है, जैसे u बराबर 5, b बराबर हमें ज्ञात करना है जैसे, तो ये सारी जो दूरी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हम काय में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। आइए आपके समझ में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु होती है यहाँ पे इस तरीके से, इस वस्तु को अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो वो काय में आएगी, प्लस में आएगी। अगर वस्तु का ये वाला तीर नीचे की ओर हो गया तो ये आएगा माइनस में। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। दोबारा समझिए, अवतल दर्पण है ये वाली लाइन मुख्य अक्ष हो गई, इधर वाला दायां पक्ष, इधर वाला बायां पक्ष, ठीक है। इधर वाला सीधे हाथ वाला, इधर वाला उल्टे हाथ वाला। इधर की जितनी भी दूरियां नापेंगे हम, एफ, यू, बी, सी, जो भी फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, वो क्या में नापते हैं, प्लस में। इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं, जो भी चीज आती है उसे लिखते हैं हम माइनस में। जैसे लिख दें यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एफ कितना 10, तो इसे हम 10 ना लिख के माइनस के 10 लिखेंगे, क्योंकि ये बाई तरफ है। और ये सिस्टम होता है जब उत्तल दर्पण बनता है, उसमें होता है ये सिस्टम। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब समझिए कि अगर वस्तु अगर खड़ी है ऊपर की ओर तो उसे लिखते हैं हम प्लस में, और अगर वस्तु नीचे की ओर है तो उसे लिखते हैं हम माइनस में। और यही होता है हमारा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। दोबारा से बता रहा हूँ, दाईं तरफ वालों प्लस में, बाईं तरफ वाली माइनस में, ये चीज़ याद रखना। वस्तु अगर खड़ी है तो प्लस में, नीचे हुए तो माइनस में, बस 2-4 चीज़ें याद रखने की होती है और कुछ खास नहीं होता है इसमें। अब आगे देखिए, सूत्र होता है 1/f 1/b + 1/u। बच्चों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स कम होगा, मैथ ज़्यादा होती है। f 1/f, f से मतलब फोकस दूरी, b मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। समझो कैसे, जैसे दर्पण मुख्य अक्ष, यहाँ पे वस्तु रखी है, ये c है, ये f है, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली तो ये हो गई, ठीक। अब इससे ऐसे गया तीर, ऐसे मारा तीर, ये उड़ता तीर गया और ये इधर आया, ठीक। ये वस्तु बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो ये हो गया b, ये हो गया u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, u मतलब वस्तु की दूरी। यहाँ से ये वस्तु बना हुआ है उल्टा तीर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, प्रतिबिंब की दूरी। और f से यहाँ तक की दूरी, ये जो लाइन खिंच रही है यहाँ, ये होता है, यहाँ तक की दूरी क्या हुई, ये हुई हमारी फोकस दूरी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा।
कहाँ आंसू की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर पल मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।